नमस्कार मित्रों। आज हम लोग राजनीतिक अवधारणाओं की एक नई अवधारणा पर बात करेंगे और वो अवधारणा है स्वतंत्रता। हमने पहले अधिकारों के बारे में बात की थी, वो आप लोगों ने देखा होगा। अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार होता है और स्वतंत्रता जब से प्रजातंत्र आया है या उदारवाद आया है, उसके पश्चात से राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक चिंतन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा बन चुकी है। यह 17वीं 18वीं शताब्दी में जब बोधोदय युग से कहा जाता है, प्रबोधन युग या एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसमें पहली बार यह बात सामने आई कि मनुष्य किसी बाह्य शक्तियों से संचालित नहीं होता, मनुष्य स्वतंत्र है, उसके पास विवेक है और उस विवेक के माध्यम से वह स्वयं निर्णय ले सकता है। और अगर वह विवेकीपूर्ण निर्णय लेता है, जैसा कि वह विज्ञान के विकास करने में ले रहा है, तो मनुष्य का जीवन सुखमय होता जाएगा। ये बात 17वीं 18वीं शताब्दी में सबसे पहले सामने आती है, स्वतंत्रता की बात की जाती है। राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि हम राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में स्वतंत्रता का अर्थ सामान्यतः राज्य या समाज के द्वारा व्यक्ति के जो बहुत सी स्वतंत्रताएं होती है, उन पर नियंत्रण कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, इस पर आधारित होता है। और दूसरा प्रश्न इसमें होता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का क्या कर रहा है। यानी दो तरह से राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता पर बहस होती है। एक तो ये कि मनुष्य जो स्वतंत्रता बहुत सारी हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, जैसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अपने कार्य करने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, स्वयं प्रशासन करने की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रताएं होती है। उन सारी स्वतंत्रताओं पर उसका समूह जिसका वो सदस्य है, राज्य जिसका वो सदस्य है, समाज जिसका वो सदस्य है, वो कितना नियंत्रण कर सकते हैं या उन्हें नियंत्रण नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न आता है कि व्यक्ति इस स्वतंत्रता का उपयोग कैसे कर रहा है। तो कई लोग तो जो विचारक हैं, वो तो पहले वाले प्रश्न पर ज़्यादा महत्व देते हैं कि व्यक्ति के बोलने की स्वतंत्रता, चलने की स्वतंत्रता, लोगों से मित्रता करने की स्वतंत्रता, कहीं जाने आने जाने की स्वतंत्रता, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, इस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, ये ध्यान रखा जाए, एक न्यूनतम अंकुश हो। और न्यूनतम अंकुश क्या हो, जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, हार्म प्रिंसिपल, यानी अगर इससे किसी का नुकसान हो रहा है तो आप इसकी स्वतंत्रता बाधित कर सकते हो व्यक्ति की। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी को प्रत्यक्ष नुकसान नहीं हो रहा है तो उसकी स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। ये मानना है एक सेट ऑफ थिंकर्स के द्वारा जो नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। दूसरे विचारक वो हैं जो कहते हैं कि स्वतंत्रता किस लिए चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करेगा, वो विचारों को व्यक्त करने से क्या समाज में अशांति फैल रही है तो उसके विचारों को रोकना चाहिए, क्या समाज में एकता बढ़ रही है तो उसके विचारों को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्या राज्य को उससे लाभ हो रहा है तो राज्य को उसे प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। राज्य को अगर वो राष्ट्र विरोधी बातें कर रहा है, राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है तो उसको नियंत्रण करना चाहिए। तो स्वतंत्रता का उपयोग कैसे किया जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य को, या ये इस बात को तय करेगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कितना अंकुश होना चाहिए। तो ये दो अलग अलग प्रकार की धाराएं हैं जिसको बाद में स्पष्ट भी किया गया आईसी बर्लिन के द्वारा, और समकालीन समय में इन दोनों से अलग भी बात की जाती है स्वतंत्रता की। तो ये सब बात हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल, ये तो पॉलिटिकल बात होगी राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में, इससे पहले बात करना चाहूँगा जो थोड़ा दार्शनिक है या साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है या दार्शनिक है या बायोलॉजिकल है। और वो है इसमें इन सारी बात में
जो आधार है वो है कि हम स्वतंत्रता के बारे में बहस इसलिए कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत में, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि व्यक्ति के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। अब ये हमने मानकर राजनीतिक विज्ञान में काम कर रहे हैं कि व्यक्ति स्वतंत्रता से अपनी इच्छा कर सकता है। अब वो उस इच्छा को व्यक्त करने पर कितनी पाबंदी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये बहस हो रही है राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन इससे थोड़ा पीछे जाएं तो प्रश्न ये इस पर खड़ा होता है कि क्या इच्छा स्वतंत्र होती है? आप जिस व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की इच्छा जो वो करता है वो स्वतंत्र होती है या नहीं होती है? इसके बारे में थोड़ा सा जो है थोड़ा इंगित किया था किसने? रूसो ने कहा था कि स्वतंत्रता तभी स्वतंत्रता मानी जाती है जब वह सामान्य इच्छा के द्वारा निर्देशित हो। अगर व्यक्ति जो दो प्रकार की इच्छाओं की बात वो करता है, अगर व्यक्ति आदर्श या नैतिक इच्छा नहीं रखता तो दूसरे प्रकार की जो इच्छा है, स्वार्थ की इच्छा, वो उसकी वास्तविक इच्छा नहीं है। तो यथार्थ की इच्छा है, वास्तविक इच्छा नहीं है, उसको इच्छा मानना ही नहीं चाहिए। तो रूसो तो मानता था कि व्यक्ति दोनों प्रकार की इच्छाओं का कैपेबल है, यानी वो वास्तविक इच्छा भी कर सकता है और यथार्थ की इच्छा भी कर सकता है। अब ये उसकी चॉइस है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो वास्तविक इच्छा कर रहा है तब तो राज्य उसकी बात को मानेगा, अगर यथार्थ की इच्छा कर रहा है तो उसको चुप करा दिया जाएगा कि तुम अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो, समाज के कल्याण की बात नहीं कर रहे हो, हम तुमको नहीं मानते। तो रूसो थोड़ा सा इसको बताता है, लेकिन ये बहस उस समय तो कम थी, 18वीं शताब्दी में इतना ज्ञान का विकास नहीं हुआ था। लेकिन आज 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में जहाँ हैं वहाँ पर ज्ञान की बहुत विकास हो चुका है, बहुत सूचनाएं हमारे पास हैं और निरंतर इसमें बात की जा रही है। तो बतरे फिजिसिस्ट हैं, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि सारा फिजिक्स आज दो ही बातों को नहीं जानता है और दो बातों को जानने का प्रयास कर रहा है। एक तो ये कि जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, उसका जो निर्माण हुआ, वो मानते हैं सब लोग, जो वैज्ञानिक है वो स्वीकार करते हैं कि यह बिग बैंग से हुआ, एक धमाका हुआ जिससे यूनिवर्स बना, टूटा, कहीं से विस्फोट हुआ और उससे एक यूनिवर्स बना और इसमें धीरे धीरे यूनिवर्स फैलता जा रहा है। पहले बहुत कंडेंस था, विस्फोट हुआ पहला, फिर और फैलता जा रहा है, ये मानते हैं। तो वैज्ञानिक ये कहता है कि फिजिक्स के प्रोफेसर ये बहस कर रहे हैं या ये नहीं जानते अभी तक इस विस्फोट से पहले क्या था। यानी विस्फोट के बाद को तो आप पूरी व्याख्या कर रहे हो, उसके बाद कैसे यूनिवर्स फैला, यूनिवर्स ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं, हजारों गैलेक्सी, लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज में कितने कितने सूर्य हैं, कितनी पृथ्वियाँ हैं, पता नहीं। इन सब का तो हम अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि ये अस्तित्व आरंभ हो चुका है, इसके बाद काम कर रहे हैं। लेकिन जब अस्तित्व आरंभ ही नहीं हुआ था, जब बिग बैंग हुआ ही नहीं था, जब विस्फोट हुआ ही नहीं था, तो उससे पहले क्या था, इसके बारे में वैज्ञानिकों को मालूम नहीं है और वो उसके बारे में चिंतित हैं कि मालूम करें क्या था, वो विस्फोट क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा, क्योंकि आगे का भविष्य भी इसको निर्धारित करेगा कि इससे पहले क्या था। तो एक तो ये प्रश्न है जो उनको नहीं पता। दूसरा, उसने कहा कि मनुष्य के ब्रेन में कितनी कोशिकाएं हैं। उसने कहा मनुष्य के ब्रेन में उतनी कोशिकाएं हैं जितनी की गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं, करोड़ों। अब उनके बारे में मालूम नहीं कि उनमें से एक हर कोशिका कम से कम 10,000 दूसरी कोशिकाओं से जुड़ी होती है। तो जो हम ये सारी बातें जो करते हैं, चेतना क्या होती है, थिंकिंग क्या होती है, सोचते कैसे हैं, चेतना क्या होती है, हमको महसूस कैसे होता है, शरीर में जो कुछ होता है उसके आधार पर। तो यानी जितने भी हम मनुष्य की गतिविधियों को देखते हैं कि वह इमोशनल होता है, पैशनेट होता है, वह सोचता है, उसमें चेतना होती है, ये सब ब्रेन से संबंधित है। और वो ब्रेन में करोड़ों कोशिकाएं हैं छोटी छोटी, उनके बारे में अभी फिजिसिस्ट या बायोलॉजिस्ट पूरा जान ही नहीं पाए कि ये कहाँ से आई, क्यों आई, किससे जुड़ी हुई है, कब क्या होने पर इन पर क्या प्रभाव होता है। बहुत थोड़ा सा 1% से भी कम अभी हमें मालूम पड़ा है ब्रेन के बारे में। तो आज के संदर्भ में
जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि हमारे पास इतनी सूचनाएं आ चुकी है, विज्ञान में इतने नए नए प्रयोग हो रहे हैं, इतने नए प्रकार के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और अलग अलग तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी ये दो बातें तो अब तो कुछ नहीं समझ पाए। तो प्रश्न ये आता है कि मनुष्य जब इच्छा करता है कोई भी, तो वो ब्रेन से करता है। हम जानते हैं सब ब्रेन ही तय करता है इच्छा अल्टीमेटली। चाहे हम कहें जरूर ये कि ये लिटरेरी भाषा में तो कहा जा सकता है, साहित्यिक भाषा में, कि दिमाग और दिल अलग अलग होता है। दिमाग यहाँ होता है, दिल यहाँ होता है। तुम दिल से सोच रहे हो या दिमाग से सोच रहे हो, ये साहित्यिक भाषा में तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में ऐसा नहीं माना। दिल भी वही होता है, दिमाग से नियंत्रित होता है, और दिमाग दिल से नियंत्रित होता है। अगर दिल धड़कता रहेगा तो दिमाग चलता रहेगा, अगर दिल धड़कना बंद कर देगा तो दिमाग बंद हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है, आप जानते हैं, दिमाग बंद हो जाता है लेकिन दिल धड़कता रहता है ऑटोमेटिक। ब्रेन डेड जिसे कहा जाता है, ऐसे बहुत से लोग हम जानते हैं हमारे जीवन में आते हैं, किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी से, किसी कारण से ब्रेन डेड हो गया। अब उनका शरीर तो चल रहा है और ब्रेन डेड है, तो मानते डॉक्टर के हिसाब से तो विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स या 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन में वो वापस से रिवाइव होना चाहिए। अगर नहीं होता ब्रेन रिवाइव तो ब्रेन डेड है, फिर वापस रिवाइव नहीं होगा, 7 दिन के बाद रिवाइव नहीं होगा। तो फिर वो जो हम लोग, कुछ लोग उनमें से, उनके जो परिजन हैं, वो उनकी आंखें दान कर देते हैं, उनकी हाथ, दूसरी अंग जो सही सलामत है उनको दान कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो यानी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस स्वतंत्रता से पहले, इस स्वतंत्रता, स्वतंत्र इच्छा को मानने पर हम स्वतंत्रता की बहस कर रहे हैं। तो आज मैं इससे आगे थोड़ा बात कर रहे हैं, स्वतंत्र इच्छा होती भी है या नहीं। तो 2 प्रकार के व्यूज हैं इसमें मूल रूप से, और इसको हम जो विवाद जो होता है मुख्य रूप से वो है इच्छा वर्सेस नियतिवाद। इच्छा वर्सेस नीतिवाद का क्या अर्थ है? कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ विचारक ये मानते हैं कि मनुष्य, ये मनुष्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग अभी, इसको दूसरे संदर्भ में बात कर सकते हैं। चलिए पहले दूसरे संदर्भ में बात करते हैं। दूसरे संदर्भ में बात यह है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, इसकी घटनाएं क्या नियत है या आर्बिट्रेरी है। ये तो हो गया किसके संदर्भ में? मनुष्य के संदर्भ में। अब ब्रह्मांड के संदर्भ में क्या है कि जो ब्रह्मांड की घटनाएं हैं वो नियोजित है या वो क्या है? अप्रत्याशित है, आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी या क्या, वो क्या कहेंगे? आर्बिट्रेरी को क्या कहते हैं कि इसका कोई नियम नहीं है, एनार्किक, अराजकतावादी है। हाँ, अराजकतावादी। या कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो पहले ये देखें, ये 2 तरह की बातें हैं, ये सब बातें स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। ध्यान रखें कि घटनाएं जो होती दुनिया में, हमारे जीवन में या ब्रह्मांड में, वो नियोजित है या आर्बिट्रेरी है। यानी वो कोई किसी ने, जैसे एक सिद्धांत है क्रिएशनिज्म, वो कहते हैं ईश्वर ने बनाया, ये ईश्वर ने बनाया तो नियोजित है। यानी ईश्वर ने धरती बनाई, पेड़ पौधे बनाए, आदमी बनाए, ये सब बनाए तो उसने किसी प्लान से बनवाए, उस हिसाब से चल रही है, तो डिटरमाइंड है। जो कुछ भी होना है वो पहले से तय है। जो हम भाग्यवादी लोग भारत में करते हैं, सब देखो हम कुछ भी कर लें लेकिन सब कुछ तय है। कई लोग जो निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं किसी जगह पर, वो कहते हैं अरे साहब भाग्य में होगा तो मिलेगा, क्योंकि तय है वो, तो जिसको तय है वो, जिसको मिलना उसको मिलेगा, जिसको नहीं मिलना नहीं मिलेगा। भाग्य से पहले और समय से पूर्व वस्तु नहीं मिलती, ऐसा कहते हैं ना हम लोग कि भाग्य से पहले और समय से पहले नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या, हम किसमें विश्वास कर रहे हैं? नियोजित जीवन में, डिटरमाइंड है, पहले से तय है। हम जन्मपत्रियां दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं हमारा भविष्य क्या है बताइए,
भाई इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि भविष्य नियत है पहले से। अगर भविष्य नियत नहीं तो वो भविष्य क्या बताएंगे? जन्म पत्र देख के भविष्य बताने का मतलब ये है कि जन्म पत्र देखने वाला या दिखाने वाला ये मान रहा है कि आगने वाले समय हमारा तय है। हम चाहते हैं हमारा प्रमोशन होगा, क्यों होगा, हमारी नौकरी कब लगेगी, कि भाई अभी तो समय खराब चल रहा है, 2025 में लगेगी, 2026 में लगेगी नौकरी, तो ग्रह ऐसे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले से तय है। फिर कुछ हम बात करते हैं कि नहीं नहीं हम इसको ठीक कैसे करें, तो यानी हम बड़े अजीब तरह के लोग हैं। पहले तो कहते हैं तय है, फिर कहते हैं इस तय को अपनी तरफ से तय कैसे करें। आपका तय है कि 2026 में नौकरी लगेगी, आपको साहब 25 में लग जाए, उसके लिए कुछ पूजा पाठ करनी हो तो बता दो। तो हम बड़े कंफ्यूज हैं बेसिकली, बड़े ही जिसे कह सकते हैं हमारा कोई चित्त निष्पक्ष या सरल नहीं है। हम चाहते हैं जो कुछ भी हो हमारे स्वार्थ में कुछ हो जाए वो सब सही है, जो स्वार्थ में नहीं है वो सब गलत है। तो ब्रह्मांड में ये बहस वैज्ञानिकों के मध्य में, दार्शनिकों के मध्य में बहुत वर्षों से चल रही है और आज भी है और आगे चलती रहेगी जब तक इसका तय नहीं हो जाता कि दुनिया, ये ब्रह्मांड किसी नियमों से चल रही है या बिना नियमों के चल रही है। अब जैसे न्यूटन ने सिद्धांत निकाले थे अपने, तो उसने कहा कि नियमों से चल रही है, लेकिन वो नियम ईश्वर के नहीं है, प्रकृति के दिए हुए हैं। उसने ये थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन फिर भी वो कहता है नियमों से चल रही है। डिटरमाइंड हो गया ना ये, कि आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे गिरेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। अब आप अगर आर्बिट्ररी हो ये कि फेंके तो गिरे या न गिरे, ऐसा हो तो तुम कह सकते गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सही नहीं है। लेकिन अगर हम हर बार को जो चीज ऊपर फेंकते हैं अपने हाथ से और वो नीचे गिरती है, इसका अर्थ यह है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सही है। तो वो तो डिटरमाइंड है, पहले से तय है कि अगर आपने चीज ऊपर फेंकी तो नीचे गिरेगी। गैलीलियो ने क्या कहा था कि पीसा मीनार से नीचे फेंका तो वजन कुछ भी हो, डिस्टेंस तय करते समय दोनों चीजें समान रूप से नीचे गिरेगी। अब ये एक नियम है। अब नियम जब हो जाता है तो हम कहते हैं डिटरमाइंड है, नियोजित है, ये प्लान्ड है, इट इज डिटरमाइंड। यह पहले से नियतिवाद, ये नियति से जुड़ा हुआ है। लेकिन सब चीजें ऐसी नहीं होती। हम रोज सड़क पर निकलते हैं तो एक्सीडेंट जिसे कहते हैं वो क्या होता है, वो क्या पहले से तय होता है? हम कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। लगभग समान परिस्थितियां होने पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, एक व्यक्ति का नहीं होता। एक्सीडेंट होने पर एक की मृत्यु हो जाती है, एक को चोट भी नहीं लगती। तो फिर कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो क्या ये पहले से तय था या ये आर्बिट्ररी है? तो पता नहीं ये है। इधर कई बार हम ऐसे किस्से सुनते हैं कि बस में जा रहे थे तो उन्होंने लास्ट मिनट पे सीट चेंज करी। पति ने कहा नहीं मेरी इधर से नींद नहीं आ रही, मेरी पत्नी ने कहा नींद नहीं आ रही, या पति ने कहा नींद नहीं आ रही, मैं खिड़की के पास सोऊंगी। तो वो इधर आ गया और अब अगली मिनट में एक्सीडेंट हो गया। जो खिड़की के पास था उसकी डेथ हो गई। वो 1 मिनट पहले तो खिड़की के पास बैठा नहीं था, 1 मिनट पहले इधर आगे। तो हम कहते मौत ने उसे बुला लिया। भाई मौत ने उसे बुला लिया का मतलब क्या? पहले डिटरमाइन, पहले तय था कि इसकी मृत्यु होगी, इसलिए वो वहां जाकर बैठा। क्योंकि हम इस ऐसे फिनोमिनन, ऐसी घटनाओं को हम रेशनली, विवेकपूर्ण तरीके से व्याख्या नहीं कर सकते, तो हम किसी विवेक से परे जो तत्व हैं उनकी तरफ इंगित करते हैं कि उनके कारण से ऐसा हुआ है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे ईश्वर हो, या जो भी। तो एक तो बहस ये चलती है कि दुनिया में कुछ चीजें, इसलिए जो बाद में फिर समझौता होता है कि कुछ चीजें तो नियोजित है, कुछ चीजें नियोजित नहीं है। अब कौन सी है कौन सी नहीं है ये भी बहस का विषय है। लेकिन इस पर कोई अभी तक कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि दोनों के उदाहरण हमारे पास हैं। बातें सही हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन कुछ बातें वैज्ञानिक नहीं हैं, उनका पता उसको इंडिविजुअल के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। हम सब जीवन, सारे डॉक्टर्स को पता है कि जीवन मृत्यु कैसे होती है, लेकिन क्यों होती है ये किसी को नहीं पता। बच्चा पैदा क्यों होता है ये नहीं पता, कैसे होता है ये तो उसको पता है सारा प्रोसेस। तो ये क्यों होता है, कब होता है ये भी नहीं पता। तो ये इसको हम कहते हैं नियति है। तो ये बहस एक तो चल रही है जो ब्रह्मांड के संदर्भ में। दूसरी जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है वो है मनुष्य के संदर्भ में, कि मनुष्य इच्छा करता है या इच्छा नहीं कर सकता। एक विचारक है सैम हैरिस,
ये किताब लिखी है, लिखी किताब फ्री विल। ये 2010 या 14 के करीब किताब लिखी, फ्री विल। बहुत छोटी सी पुस्तक है, बहुत लोकप्रिय। ये दार्शनिक है सैम हैरिस साहब, अमेरिका के, माइंड के फिलोसोफर है वो। उन्होंने कहा कि फ्री विल इज ए मिथ। फ्री विल एक मिथ है, कल्पना है। क्योंकि फ्री विल में ये बात शामिल है कि व्यक्ति ऑटोनॉमस होता है, ऑटोनॉमी होती है, व्यक्ति स्वयं तय कर सकता है, ये ऑटोनॉमी उसके पास होती है, इसलिए वो फ्री विल कर सकता है, इच्छा कर सकता है। लेकिन इसके अनुसार ये कल्पना है, फ्री कुछ होता है, फ्री विल होती नहीं, विल कभी फ्री हो ही नहीं सकती। इसके ऊपर दो प्रकार के पाबंद माने जाते हैं। मनुष्य जब इच्छा करता है तो दो प्रकार के प्रतिबंध उस पर होते हैं जिसके आधार पर वो इच्छा करता है। दो कंडीशंस होती है जो उससे इच्छा करवाती है। एक तो एक्सटर्नल, बाह्य, और एक इंटरनल, आंतरिक। ठीक है, यानी कि बाह्य कुछ कंडीशंस, कुछ परिस्थितियां होती है जो मनुष्य की इच्छा को नियत करती है, मनुष्य की इच्छा को बनाती है, प्रभावित करती है, जिससे मनुष्य वैसा ही करता है। सोचता ये है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में बाह्य परिस्थिति ने करवाया है। एक होती है आंतरिक, और आंतरिक में इंटरनल होती है, बहुत सी बात है। उसकी जैसे इनमें अंतर करें तो आंतरिक होती है जैसे डीएनए, तो हर मनुष्य का डीएनए होता है। अब हम जानते हैं डीएनए में कहा जाता है कि 98% डीएनए तो मनुष्य का समान होता है, 2% अंतर है चिंपांजी से। उसमें कितना बदल गया। तो हमारे डीएनए में हमारे पूर्वजों का डीएनए हमारे साथ होता है, तो उनकी जो जैसे कई बीमारियां होती है, जिसे कहा जाता है, आपके आजकल डॉक्टर सबसे पूछते हैं कि भाई आपके किसी को पेरेंट्स को ठीक है ये बीमारी, डायबिटीज आपके पेरेंट्स को ठीक है, आपके नाना जी दादाजी को ठीक है, कैंसर के जो तत्व हैं वो पहले भी थे क्या किसी में। हर कोई बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो, डॉक्टर आजकल सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपके परिवार में किस किस को है। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि बीमारी अपने आप नहीं आती, उसका कारण एक इंटरनल भी हो सकता है, डीएनए हो सकता है, जो टेंडेंसी क्रिएट करता है। जैसे आप मोटे हो, ओबेसी, कोई दुबला है, कोई खूब खाता है तो भी दुबला रहता है, कोई कम खाता है तो मोटा हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि कहते हैं सब उसके डीएनए में ऐसा है, इसलिए उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कई लोग होते हैं जो ध्यान नहीं रखते, मर्जी जो खा लेते हैं, कभी मोटे नहीं होते, क्योंकि उनके डीएनए में रहता है। तो एक तो आंतरिक होता है, तो वो आंतरिकता तय करती है आपकी इच्छा को। अगर आपकी मोटे होने की टेंडेंसी है तो आपकी इच्छा होती है हमेशा खाने की। अगर आपको पतले रहने की टेंडेंसी है तो आपकी इच्छा नहीं होगी खाने की। ये इच्छा क्यों हुई खाने की या न खाने की? क्योंकि ये आपके इंटरनल डीएनए से तय कर रहा है। किसी बात पर आपको गुस्सा आता है, किसी बात पर नहीं आता है, ये कौन तय करता है? ये आपका इंटरनल डीएनए तय करता है। आपकी प्रवृत्ति क्या है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना है या नहीं, खींचना है या नहीं, प्रेम करना है या नहीं, ये आपके डीएनए में बहुत कुछ निर्धारित है। इसलिए ये बिल आपकी तय होती है, आप नहीं कर रहे हो। इसी प्रकार से एक्सटर्नल है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उससे तय होता है कि आप क्या बने। फिल्म देखिए, फिल्म आवारा। आवारा में क्या था? राज कपूर थे, पृथ्वीराज कपूर के लड़के बहुत बड़े जज के बेटे थे, लेकिन उनकी संगत ये होगी दूसरों के साथ, ऐसे लोगों के साथ रहने लगे जो चोरी करना सही मानते थे, तो वो चोर बन गया और उस पर अदालत में उसी मुकदमा आया। फिल्म में गाना सुना मैंने, आवारा हूँ आवारा हूँ, वो उसी फिल्म का है। तो वो उसमें ये बताया गया है कि परिस्थितियां बाहर की अगर जैसी हो, मनुष्य वैसा ही बन जाता है। फिर उसको जब मालूम पड़ा कि मैं इतने बड़े जज का लड़का हूँ, तो वो सारी चोरी वगैरह छोड़ देता है। तो भाई परिस्थितियां हम सब जानते हैं, बहुत सी कहानियां हम जानते हैं कि जैसी परिस्थितियां होती है बाहर की, जैसे स्कूल में पढ़े हो, जैसे घर की परिस्थितियां हैं, अगर माँ बाप अपने बच्चों को सही कल्चर, सही संस्कृति नहीं सिखाते, तो खुद चोरी कर रहे हैं तो बेटा भी चोरी करना सीखेगा।
वो खुद अपराधी है तो बेटा भी अपराधी बनना सीखेगा, वो सोचेगा इसमें क्या गलत है। वो खुद अगर जेब कतरे हैं तो बेटे भी जेब कतरे बनेंगे, उनको क्या दिक्कत है, उन्होंने ये सीखा है। अगर खुद अच्छे आदमी है तो बच्चे भी अच्छे आदमी बनने की कोशिश करेंगे। तो बाह्य परिस्थितियाँ बहुत कुछ निर्भर आपकी डिटरमाइन करती है, आपकी दिल को, आपकी इच्छा को। तो दोनों, चाहे बाह्य की हो चाहे इंटरनल हो, आप कैसे मानेंगे कि आप फ्री विल है। एक ऐसा स्किनर, बहुत बड़ा, ये बीएफ है, बीएफ स्किनर, जो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक हुए हैं। वो तो मानते ही हैं कि जो कुछ भी मनुष्य बनता है वो बाहरी परिस्थिति से मिलकर बनता है, उसका दिमाग भी वैसे चलता है, दिमाग सोचता भी वैसा ही है। फ्रॉयड हुआ है बहुत बड़ा विचारक, आप जानते हैं फ्रॉयड। उसने क्या कहा कि मनुष्य की जो अंतर्निहित भावनाएं होती है उसी से तय होता है कि बाहर वो कैसा व्यवहार करेगा। तो यानी उसके हाथ में नहीं है, उसको पता ही नहीं होता, लेकिन वो उसकी बातें, उसकी इच्छाएं डिटरमाइन होती है उसके छुपी हुई बहुत सी भावनाओं से। बचपन में उसके साथ मिसबिहेव किया गया है तो बाद में जाकर वो किसी दूसरी तरह से एक्सप्रेस होगा। वो बड़ा होकर लोगों को प्रताड़ित करने में उसको सुख महसूस होगा। अगर बचपन में उसके साथ बहुत प्रताड़ना की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं तो वो अंदर दबी हुई उसकी भावनाएं हैं, इसको बाहर व्यक्त करता है, ऐसा फ्रॉयड मानता है। लेकिन इसमें इसी तरह से एक विचारक है एरिक फ्रॉम, नाम सुना आपने कभी? एरिक फ्रॉम, फियर ऑफ फ्रीडम, उसने किताब लिखी है। फियर ऑफ फ्रीडम, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट था, फ्रॉयड के से इन्फ्लुएंस था। इसने कहा कि देखिए डिटरमाइंड तो होता है मनुष्य का जीवन इन दोनों से, बाह्य भी होता है आंतरिक भी होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसकी इच्छा शक्ति अगर तीव्र है तो उसमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो जैसी परिस्थितियां होती हैं उन्हीं से उसी अनुसार चलते रहते हैं, क्योंकि दे आर अफ्रेड ऑफ फ्रीडम, वो स्वतंत्रता से भयभीत रहते हैं। इसी को दूसरी तरह से जॉन पॉल सार्त्र, बहुत बड़ा विचारक था सार्त्र, उसने क्या कहा? उसने कहा है कि कुछ भी तय नहीं होता, कोई चीज डिटरमाइंड नहीं है, इट इज अनार्किक सिचुएशन। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में है वो बिना अपनी इच्छा से आता है, उसकी धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ती है, चेतना बढ़ती है, फिर समाज उसको अपनी तरफ से ढालना चाहता है, मनुष्य उसका विरोध करता है, वो चाहे तो समाज की बात माने चाहे तो न माने, वो अपने मूल्य खुद तय करता है। और अधिकतर लोग समाज की बात मान इसलिए लेते हैं जैसा कहे वैसा, क्योंकि वह खुद की बात मानने पर खुद जो कुछ कार्य करता है उसकी उत्तरदायित्व खुद पर होता है। कोई भी व्यक्ति अपना कार्यों के लिए उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता, लोग कमजोर होते हैं। हमारे साथ कोई गड़बड़ हो तो हम कहते हैं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया था, ये हो गया, मशीन में खराब होगी, वो पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, या माँ बाप ने ऐसा कर दिया, या जैसे एग्जाम में कम नंबर आए थे हम कहते रहे पेपर ही कब आया था, हमारी सीटी खराब थी, मेरे जुकाम था, मेरे से ठीक नहीं थी। यानी आदमी, बहुत मजबूत आदमी कहता है नहीं मेरी गलती थी, मैंने तैयारी नहीं की, वो बहुत मजबूत होता है। जैसे महात्मा गांधी मजबूत आदमी थे कि है, उन्होंने कहा कि अहिंसा से आंदोलन चलाओ, कहीं पर छोटी मोटी हिंसा हो गई तो उन्होंने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उस हिंसा की और आंदोलन स्थगित करता हूँ, क्योंकि उनका तो कोई संबंध नहीं था उस हिंसा से। बड़ा आदमी होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। 90% जो हम लोग हैं वो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। वी आर अफ्रेड ऑफ फ्रीडम, सार्त्र कहता है वी आर अफ्रेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए इसको अगर हम देखें इच्छा और नीति की बात को, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? कंक्लूड ये होता है, कर सकते हैं कि एक तो नियतिवाद में हम ये कहें कुछ बातें डिटरमाइंड होती है। डिटरमाइंड कैसे होती है? अगर हम कुछ ना करें, अगर हम इच्छा को एक स्तर से ऊपर प्रयास करके नहीं बढ़ाएं तो हम वैसे ही होंगे जैसे कि दुनिया चला रही है हमको, जैसी परिस्थितियां वैसे चलते रहेंगे। अगर हमारा डिटर्मिनेशन बहुत मजबूत नहीं है, अगर हमारे दृढ़ इच्छा नहीं है किसी चीज को प्राप्त करने की, कोई निर्णय लेने की जिसका उत्तरदायित्व हम लेने को तैयार हो, तब तक हमारा बिहेवियर क्या होगा? प्रेडिक्टेबल होगा।
हमारे बिहेवियर, हमारे आपके बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर आप मजबूत हैं, परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत कम लोग होते हैं, तो वो बड़े लोग बनते हैं। आप देखिए जितने भी आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पर आते रहते हैं, दूसरे चैनल पर आते रहते हैं कि अभी आए किसी कहीं पर कईयों के इंटरव्यू आते रहे, जो ज़ोमैटो जिसने शुरू किया उसका इंटरव्यू आ रहा है, कहीं पर नारायण मूर्ति का आ रहा है। जो बड़े बड़े लोग बने हैं, जो साधारण लोग थे, उन्होंने कैसे अपने विरुद्ध जो माहौल था उससे लड़कर कई बार पराजित होकर उसके बाद में वो महान बड़े आदमी सफल व्यक्ति बने हैं। तो वो कौन लोग हैं जो इस द्वंद्व से बाहर निकल जाते हैं, वो ऑटोनॉमस है, स्वायत्तता है उनके पास। तो उनकी स्वतंत्रता की बात हमें करनी चाहिए। ये मैंने एक आपको बैकग्राउंड आज दिया है। पहले कल हम इसके आगे राजनीतिक बात करेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, कि स्वतंत्रता के बारे में राजनीतिक रूप से बात करने से पहले हमें स्वतंत्रता का अर्थ दार्शनिक रूप से थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। जो स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र इच्छा, तो स्वतंत्र इच्छा होती है या नहीं होती, इस पर कई तरह के विचार हैं, जिन विचारों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए आज इतने देखते हैं। नमस्कार।